बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बीएसएल स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना एनाटॉमी का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बेस कर रहा है सेल, टिश्यूज एंड मेम्ब्रेन्स के ऊपर। तो इसका हम पार्ट 1 आज करेंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव था तो मैंने इसके कुछ पार्ट्स बना दिए हैं। तो हम आज पार्ट 1 को इसके डिस्कस करेंगे। चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें। रेड वाला बटन नीचे दिया होगा, उसको जल्दी से प्रेस करें और उसके साथ बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन जो कि आपके कंटेंट में पूछे गए हैं, हम वन बाय वन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन सेम लेक्चर में नहीं, इस लेक्चर के पार्ट्स में। तो आज के लेक्चर में हम सेल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे कि सेल का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल किस तरह से बनता है, ठीक है। देन हमारे पास जो टिश्यूज की क्लासिफिकेशन है वो हम अपने फर्दर लेक्चर में कवर करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू आता है, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू आता है, मसल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, ठीक है। तो आज हम सेल को फोकस करते हैं। तो सेल किस तरह से बनता है और सेल होता क्या है। सेल बेसिकली क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है, इकाई है। आप लोग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इसको जस्ट हमने क्या करना है, इसको रिवाइज करना है और इस तरह से रिवाइज करना है कि दोबारा कभी ये भूले नहीं आप लोगों को। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द बॉडी, दे आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। आपने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है ना हमारे फर्स्ट लेक्चर में, उसमें क्या था कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होती है बॉडी की। जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एटम्स बनाते हैं, देन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनेल्स बनती हैं, देन आपके पास सेल बनता है, सेल बनने के बाद टिश्यू बनता है, टिश्यूज के बाद आपके पास ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद आपके पास ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम के बाद आपके पास एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सेल को स्टडी करना है आज। द ह्यूमन बॉडी डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट से ह्यूमन बॉडी बनती है। कैसे बनता है जाइगोट, अब जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन किस किस की होती है, ओवम की होती है जो कि फीमेल एग सेल होता है, और स्पर्मेटोजोन क्या होता है, मेल जर्म सेल होता है। इनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो एक जाइगोट डेवलप होता है। फिर उस जाइगोट, वो जाइगोट क्या है, एक सेल है, ठीक है। वहां से उस एक सेल में मल्टीप्लीकेशन होते होते, वेरिएशन आते आते क्या होता है, पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी डेवलप करती है। सेल मल्टीप्लिकेशन फॉलोज एंड एज द फीटस ग्रोज, सेल की मल्टीप्लिकेशन चलती जाती है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। क्या होता है कि डिफरेंट हमारे पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ठीक है। ऑल विद द सेम जेनेटिक मेकअप एज द जाइगोट। उनका जेनेटिक मेकअप सारा का सारा कैसा होता है, जैसा कि वो एक सिंगल जाइगोट का था, ठीक है। मतलब उतने ही क्रोमोसोम्स इनमें होंगे, उस तरह की जेनेटिक प्रॉपर्टीज इन सब की होंगी, ठीक है। अब सेल किस तरह से बनता है, सेल कंसिस्ट ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक सेल के अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब उसके आउटर कवरिंग क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इनसाइड विच देयर आर अ नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज फ्लोटिंग इन अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड साइटोसोल। अब अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, जो कि आप लोग पढ़ते आए हैं, उसके अंदर एक सेल वॉल होती है, ठीक है। वो किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अगर आप बैक्टीरिया की बात करें तो उसके इर्द गिर्द भी एक सेल वॉल होती है जो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। अगर आप फंगस की बात करें तो फंगस के गिर्द भी एक सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। लेकिन जो ह्यूमन सेल है उसके इर्द गिर्द सेल वॉल नहीं होती है, उसके गिर्द क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं, ठीक है। और वो किसके अंदर फ्लोट कर रही है, एक वाटरी फ्लूइड है जिसे हम साइटोसोल कहते हैं। ऑर्गेनेलिज सब क्या होती हैं, ये स्मॉलर स्ट्रक्चर होते हैं। ऑर्गन क्या होता है, एक आपका फंक्शनल यूनिट होता है पूरा। ऑर्गेनेली उससे छोटा लफ्ज है, मतलब क्या है कि एक सेल के अंदर सेल का ऑर्गन, ठीक है। Organelles are the small structure with a highly specialized function, many of which contained within a membrane. बहुत सारी ऐसी भी ऑर्गेनेलिज होती है जिनके इर्द गिर्द अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की अपनी कवरिंग होती है, ठीक है। अब आपके पास ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले आपके पास न्यूक्लियस आता है जो कि सेल का ब्रेन होता है, देन माइटोकॉन्ड्रिया आता है, राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस से गोल्जी बॉडीज आती हैं, लाइसोसोम्स होते हैं और माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जिन्हें हम सेल का साइटोस्केलेटन बोलते हैं। तो ये बच्चों आपके पास पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर है। यहाँ से हम देख लेते हैं हमें क्या क्या मिलता है। हम कहाँ से शुरू करें, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम यहाँ से पेन ले लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर कवरिंग होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। ये आपके पास न्यूक्लियस है, उसकी आउटर कवरिंग है, उसके अंदर आपके पास न्यूक्लियोलस आता है। उसके बाद आपके पास क्या आ सकता है, हम किसको और लें, देन आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं हम, क्या है, वाटरी लिक्विड है। गोल्जी बॉडीज आपके पास में आ जाती हैं। सॉरी ये लाइंस काफी टेढ़ी टेढ़ी लग रही, पर कोई बात नहीं, सब चलता है ना।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, इसकी दो टाइप्स हैं आपके पास। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं। देन आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है जो कि विदाउट राइबोसोम्स होता है। देन हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया कि सेल की आउटर कवरिंग होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, जिसके अंदर क्या होती है, फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर होती है विद सम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक्सटेंड करते हैं ऑल द वे थ्रू द मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के क्रॉस करते हुए थ्रू आउट जाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। वे प्रोवाइड चैनल, उनके अंदर चैनल्स होते हैं, पाथवेज होते हैं जो कि पैसेज कराते हैं किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का या फिर ऐसी चीजों का जो कि नॉन लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस है। जो तो लिपिड सॉल्युबल है वो तो उन फॉस्फोलिपिड्स को क्रॉस करके चली जाएंगी, लेकिन जो नॉन लिपिड सब्सटेंसेस हैं वो कैसे जाएंगी, वो इन प्रोटीन्स के थ्रू जाएंगी। द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, अब फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल किस तरह से बना होता है, इसके ऊपर एक हेड होता है जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, जो हाइड्रोफिलिक होता है मतलब वाटर लविंग होता है, लेकिन जो उसकी टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है मतलब वाटर हेटिंग होती है। जो हेड होता है वो आउटर साइड पे होता है और जो टेल होती है वो इनर साइड पे होती है। These differences influence the transfer of substances। अभी जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर है फॉस्फोलिपिड के हेड और टेल की, ये क्या करती है, ये सब्सटेंसेस के ट्रांसफर को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है। The membrane proteins perform several functions। अब यहाँ पे फिजियोलॉजी जो थोड़ी सी थी इसकी, मैंने कहा इसके सेपरेट लेक्चर बनाने की बजाय इसको यहीं पे कवर कर लेते हैं हम। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन क्या क्या काम करती है। ब्रांच कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच द आउटसाइड ऑफ सम मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब जो मेम्ब्रेन प्रोटीन जो मैंने आपको बताया था कि थ्रू आउट द जो लिपिड लेयर है उसकी चलती हैं वो, तो उसके साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल लगे होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उस सेल को उसकी इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी देते हैं कि इस सेल पे किस तरह की इम्यूनिटी जो है दे दी गई है, ये सेल कितने किस हद तक इम्यून सिस्टम रखता है। ठीक है, कितनी ज्यादा प्रोटेक्शन इसको मिली हुई है। दे कैन एक्ट एज स्पेसिफिक रिसेप्टर। अब वो जो प्रोटीन्स लगी हुई हैं उसके ऊपर वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के तौर पे काम करती हैं कि अगर कोई बाहर से चीज आई है, कोई ड्रग आई है, कोई केमिकल आया है, कोई सब्सटेंस आई है, वो आके उस रिसेप्टर के ऊपर अटैच होगी और वो फिर चली जाएगी सेल के अंदर। सम आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कुछ प्रोटीन जो होती हैं वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को, सर्टेन मेडिसिन को, सर्टेन जो है आपके पास एंजाइम्स आ सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, उसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, उन सबको ट्रांसफर कर रही होती हैं थ्रू आउट द मेम्ब्रेन। अब ये देखिए आपके पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि लिपिड की बाय लेयर होती है, तो इसमें जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, तो वो बाहर की तरफ होता है। ये आउटर फेस है इसका और ये इसका इनर फेस है। ठीक है, तो जो हेड है इसका वो क्या होता है, वो आउटर फेस पे होता है। क्यों, क्योंकि बाहर सेल के वाटर होता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड होता है, तो उस फ्लूइड के साथ कंपैटिबल रहने के लिए जो आपके हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं वो बाहर की तरफ है, जबकि हाइड्रोफोबिक टेल्स जो है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये आपको मैंने बताया कि थ्रू आउट द मेम्ब्रेन जो आपके पास कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो चीजों को ट्रांसफर करा रही होती हैं। ठीक है, कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी होती हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद कुछ जो आपके पास साइड चेन शुगर की लगी, जो मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट की साइड चेन लगी, क्योंकि उसके इम्यूनोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज है वो उसको दे रही होती हैं। ठीक है, उसके अलावा सर्टेन रिसेप्टर्स के तौर पे भी ये प्रोटीन्स काम कर रही होती हैं। तो आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अगर ड्रॉ करने को आ जाए पेपर में तो इस तरह से ड्रॉ भी कर दीजिएगा, पेपर में अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस क्या होता है, जिस तरह से हमारे पास एक ब्रेन है जो कि हमारे लिए सोचता है, तो सेल के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एवरी सेल इन द बॉडी हैज अ न्यूक्लियस विद द एक्सेप्शन ऑफ मैच्योर एरिथ्रोसाइट। ये वाली एक्सेप्शन बच्चों आप लोगों ने जरूर याद रखनी कि जो भी मैच्योर एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। अब उसके अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, आप लोगों ने कभी सोचा है कि आरबीसी जो है वो 120 डेज का लाइफ स्पैन खत्म करने के बाद टूट क्यों जाता है, वो फर्दर डिवाइड क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। क्योंकि जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो डीएनए नहीं होगा, जब डीएनए नहीं है तो वो रेप्लिकेट कैसे करेगा, वो आगे सेल मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो जो मेच्योर आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस ना होने की वजह से वो सेल जो है 120 डेज का लाइफ स्पैन कंप्लीट करके वो सेल डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, उसकी जगह पे नए सेल आते हैं। स्केलेटल मसल और कुछ अदर मसल्स होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं बॉडी के, उनके पास मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। The nucleus is the largest organelle and is contained within a membrane। इसके इर्द गिर्द क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इसके अंदर टाइनी पोर्स होते हैं चीजों को अंदर से बाहर ट्रांसफर करने के लिए।
ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन द बॉडीज जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, बॉडी का जेनेटिक मटेरियल होता है, सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है। अब विच डायरेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, जो सेल की एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है, मतलब जिस तरह से हमारा ब्रेन हमारी बॉडी की एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है, उस तरह से सेल के अंदर न्यूक्लियस डायरेक्ट कर रहा होता है। दिस इज बिल्ट फ्रॉम द डीएनए एंड प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, साथ में डीएनए होता है इसके अंदर। अब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में क्वाइल हुए होते हैं, फॉर्मिंग अ फाइन नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमाटिन। क्रोमाटिन बनाया होता है किसने, डीएनए ने और हिस्टोन प्रोटीन ने, ठीक है। अब वो जो क्रोमाटिन होता है वो किस तरह से होता है, क्रोमाटिन रिजेंबल टाइनी स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, ठीक है, एक मोतियों की लड़ी की तरह लग रहा होता है वो जो क्रोमाटिन आपके पास होता है, ठीक है, कि जो उसके अंदर धागा धागा अगर आप समझते हैं, उसके अंदर मोतियों की लड़ी के अंदर तो वो क्या है, डीएनए है, और उसके ऊपर जो मोती लगे हैं वो क्या है, वो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमाटिन रेप्लिकेट्स एंड बिकम मोर टाइटली क्वाइल्ड फॉर्मिंग क्रोमोसोम्स, ठीक है। जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमाटिन रेप्लिकेट करता है और वो क्या करता है, क्रोमोसोम बना लेता है, फिर वो क्रोमोसोम जो होते हैं वो रेप्लिकेट करते हैं। अब न्यूक्लियस अगर आप देखें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, तो न्यूक्लियस कैसा होता है कि न्यूक्लियर के इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर एनवेलप होती है जिसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के साथ ये चीजें ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। फिर उसके अंदर क्रोमाटिन होता है, उसके बाद न्यूक्लियोलाई होता है इसके अंदर, जिसे हम न्यूक्लियोलस भी कहते हैं, ठीक है। ये बाहर थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया हुआ है, ये हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आता है। माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिन्हें हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस अब हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन हो रही होती है। एटीपी बेसिकली हमारे पास क्या है, एनर्जी का यूनिट है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को अपने डेली के एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। दे आर इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन जहाँ पे ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही होती है। द प्रोसेसेस बाय विच केमिकल एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर द सेल, कि सेल के लिए जो है हम केमिकल एनर्जी को जनरेट कर रहे होते हैं। This is in the form of ATP which releases energy when the cell breaks it down. जब सेल ATP को तोड़ता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी से हम अपनी बॉडी की एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाते हैं। Synthesis of ATP is most efficient in the final stages of aerobic respiration, a process requiring oxygen. अब synthesis of ATP कब होती है, हमने बात की ऊपर भी, एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है, ठीक है। वो कैसी होगी, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी। तो अब समझ आई कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन क्यों चाहिए, हम सांस क्यों लेते हैं। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इन तमाम पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रही थी, एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द भी क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, दो तरह की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर सर्टेन प्रोजेक्शंस होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। इसके अपने राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसका अपना एक मैट्रिक्स होता है जो कि इसके अंदर लिक्विड मटेरियल होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि साथ में एटीपी सिंथेस पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एटीपी यहाँ पर सिंथेसाइज हो रही होती है। देन राइबोसोम की अगर हम बात करें तो टाइनी ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। दे सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड्स यूजिंग आरएनए एज अ टेम्पलेट, ठीक है। आरएनए को एज अ टेम्पलेट इस्तेमाल करते हुए ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए जो पैगाम लेकर आया होता है, ये क्या करता है कि उस मैसेंजर आरएनए के मैसेज को रीड करता है, और ट्रांसफर आरएनए से आप लोगों ने पढ़ा था ना, ट्रांसलेशन होती है किस तरह से प्रोटीन बनती है। तो ये क्या करते हैं कि अमाइनो एसिड को जोड़ के एक चेन बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रोटीन्स डेवलप होती हैं। When present in free units or in small cluster in the cytoplasm, the ribosome make protein for use within the cell. कि सेल के अंदर इस्तेमाल होने के लिए राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम आर आल्सो फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर भी राइबोसोम्स लगे होते हैं, वहां पर भी ये प्रोटीन बना रहे होते हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। मैसेंजर आरएनए क्या करके आया, वो एक मैसेज लेके आया कि इस तरह से अगर आप बनाओगे तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, ये प्रोटीन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो क्या होता है कि ट्रांसफर आरएनए की मदद से हम क्या करते हैं कि हम वो जो हमारा राइबोसोम है वो एक एक अमाइनो एसिड को जोड़ के क्या करता है, एक पेप्टाइड चेन बनाता है, और वो पेप्टाइड चेन क्या बनाती है, प्रोटीन, ठीक है। देन अब बात करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक सीरीज है ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनस कैनाल्स इन द साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस को सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेनस कैनाल बनी हुई है। मतलब वो न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है, थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म गुजरती हुई वो कहाँ आती है,
वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आती है। अब दो टाइप्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ होता है और रफ होता है। स्मूथ की हमने बात की थी कि उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं। अब ये क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज लिपिड्स एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स, ये लिपिड और स्टीरॉयड हार्मोन बना रहा होता है। और इसके अलावा ये क्या करता है कि जो भी ड्रग्स इसके अंदर आ रही हैं, अगर वो ड्रग्स टॉक्सिक हैं तो ये उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब हमारी बॉडी को उस ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट से बचा रहा होता है। देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने एक बात की थी कि इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं और वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि सेल के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं और सेल से बाहर एक्सपोर्ट भी की जा रही होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सर्टेन एंजाइम्स बनाए जा रहे होते हैं, हार्मोन्स बनाए जा रहे होते हैं जो कि पेरेंट सेल जो है बॉडी के अंदर इस्तेमाल होने के लिए दे रहा होता है। ठीक है, पेरेंट सेल वो सेल जो कि उस जो प्रोटीन है उस एंजाइम को या उस हार्मोन को बना रहा होता है। अब ये देखिए ये न्यूक्लियस है और समझ लें कि यहाँ सामने जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होगी, तो न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक इंटरकनेक्टेड एक मेम्ब्रेनस जो किनार बन रही है वो क्या है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब हम रफ की बात करें तो इसके ऊपर ये देखिए आपको टाइनी ग्रेन्यूल्स नजर आ रही जो कि राइबोसोम्स है, तो इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए, ये क्या करता है, ये प्रोटीन को बना रहा होता है। फिर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये स्टीरॉयड बना रहा होता है और लिपिड बना रहा होता है। इसके अलावा क्या करता है, जो भी ड्रग्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है। फिर हम बात करते हैं गोल्जी apparatus की, तो गोल्जी apparatus कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ क्लोजली फोल्डेड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स। क्या होता है, साथ साथ चिपकी हुई एक सैक्स होती है, सैक्स का ढेर मतलब थैलियों का एक ढेर होता है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल बट इज लार्जर इन दोज दैट सिंथेसाइज एंड एक्सपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, ये तमाम सेल्स में होता है लेकिन ये उन सेल्स में ज्यादा होते हैं जो कि प्रोटीन को बना के एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं दूसरे सेल्स के अंदर। The proteins move from the endoplasmic reticulum to Golgi apparatus। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से वाला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे राइबोसोम्स है, क्योंकि राइबोसोम्स में प्रोटीन बनानी है ना, तो प्रोटीन वहां से बन के कहाँ जाएगी, गोल्जी अपरेटस के पास जाएगी। गोल्जी अपरेटस क्या करेगा, उसको पैक करेगा वेजिकल्स के अंदर। उन वेजिकल्स को हम सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। उन वेजिकल्स को फिर स्टोर किया जाएगा वहां पे, अगर उनकी जरूरत पड़ेगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उनको एक्सपोर्ट कर दी जाएगा सेल से बाहर की तरफ। ठीक है, अब गोल्जी अपरेटस की अगर हम बात करें तो इसके दो फेसेस होते हैं, सिस फेस होता है और एक ट्रांस फेस होता है। अब सिस फेस होता है, सिस फेस लाइज नियर द ट्रांजिशनल रीजन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो उसके पास जो फेस होगा वो क्या है, सिस फेस। वहां से जो प्रोटीन बन के आ रही है वो कहाँ आएगी, सिस फेस में आएगी। ठीक है, वाइल द ट्रांस फेस लाइज नियर द सेल मेम्ब्रेन, और ये कहाँ पे होती है, सेल मेम्ब्रेन के पास होती है। अब यहाँ से अगर कोई ट्रांसपोर्ट वेजिकल आया है, ठीक है, तो उसी स्पेस से यहाँ से एंटर हुआ है, तो यहाँ से उसकी पैकेजिंग कर दी गई और उसको स्टोर कर लिया गया। जब उसकी जरूरत पड़ेगी ट्रांस फेस के थ्रू यहाँ से एक आउटगोइंग सिक्रेटरी वेजिकल बना के उसको बाहर भेज दिया जाएगा। These two network are responsible for the essential task of sorting proteins, प्रोटीन को सॉर्ट करना, लिपिड को जो आपके पास रिसीव हुए हैं सिस फेस पे उसको रिलीज करना कहाँ पे, ट्रांस फेस पे। ठीक है, समझ आ गई कि यहाँ से चीज आएगी, यहाँ पे पैकेजिंग उसकी स्टोरिंग होगी और यहाँ से उसको निकाल दिया जाएगा, एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं लाइसोसोम्स की, तो लाइसोसोम्स आर वन टाइप ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स फाउंड बाय गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस ही इनको बना रहा होता है। दे कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन ब्रेकिंग डाउन फ्रेगमेंट ऑफ ऑर्गेनेलिज एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि हमारे जो सेल के अंदर किसी भी पार्टिकल को अगर इंगल्फ करना है, उसको डाइजेस्ट करना है, उसको ब्रेक डाउन करना है, तो क्या होता है हमारे पास लाइसोसोम एक्सक्रीट किए जाते हैं। उनके अंदर क्या होते हैं, प्रोटियोलिटिक जो है वो एंजाइम्स होते हैं जो कि उस चीज को टोटली डिसॉल्व कर देते हैं। जैसे कि अगर किसी चीज को ब्रेक डाउन करना है फ्रेगमेंट्स में, जैसे आरएनए को करना है, डीएनए को करना है, कार्बोहाइड्रेट्स को करना है, प्रोटीन्स को करना है, या किसी भी चीज को रिसाइकल करना है या उसको वेस्ट मटेरियल के तौर पे सेल से बाहर निकालना है डिसॉल्व करके, तो क्या करते हैं हम, लाइसोसोम्स उस पर डाल दिए जाते हैं। ठीक है, lysosomes in white blood cells contain enzymes that digest foreign material such as microbes। व्हाइट सेल्स के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर सर्टन लाइसोसोम्स होते हैं इस तरह के कि फॉरेन मटेरियल कुछ भी आया है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो वो उसको इनगल्फ करता है मैक्रोफेज, और उसके अंदर जो लाइसोसोम्स है वो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। अब देख सकते हैं लाइसोसोम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अंदर हमारे पास लिपिड लेयर होती है, देन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं।
माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिन्हें हम सेल का साइटोस्केलेटन भी बोलते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? दीज आर टाइनी स्ट्रैंड्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के छोटे छोटे धागे होते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं। दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मेंटेन द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द सेल। सेल की शेप को मेंटेन करके रखते हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती है? दीज आर contractile protein structures in the cytoplasm involved in the movement of cell and of organelles within the cell। ठीक है कि सेल की मूवमेंट किस तरह से होनी है या सेल के अंदर जो ऑर्गेनाइज हैं उन्होंने किस तरह से मूव करना है। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ सीलिया। सीलिया क्या होते हैं? स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं किसी भी सेल के बॉर्डर पे लगी हुई। ठीक है। सेल के आउटर सरफेस पे कोई अगर आपके पास प्रोजेक्शन लगी हुई छोटी छोटी सी, तो वो क्या है? वो सीलिया होते हैं। ठीक है। तो उनकी भी मूवमेंट के लिए क्या चाहिए आपको? माइक्रोट्यूब्यूल्स चाहिए होते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास थिन स्ट्रैंड है किसी चीज का तो वो माइक्रोफिलामेंट है। ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास क्या हो गया कि वो जो प्रोटीन है वो इस तरह ट्यूब्स की फॉर्म में एडजस्ट होगी, तो उसे आप क्या बोलोगे? माइक्रोट्यूब्यूल बोलोगे, जो कि सेल की मूवमेंट में काम करती है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको माइक्रोफिलामेंट बिल्कुल थ्रेड की तरह नजर आ रहे हैं, और जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो थोड़ी सी बड़ी ट्यूब्स के तौर पर नजर आ रहे हैं, जिसके थ्रू क्या होती है? ऑर्गेनाइज मूव कर सकती है या होल सेल भी मूव कर सकता है। तो लीजिए स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल होता है। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है, आप लोगों को समझ आई है, आप लोगों का नॉलेज रिवाइज हुआ है, तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।